हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने कोई चित्र बनाया हुआ है, इसमें कुछ थ्योरी है जो याद रखनी है। बड़ा ही आसान डेरिवेशन है क्योंकि हम इसका आधा पोर्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? जब हम अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ते हैं, तब यहाँ पर इसका आधा पोर्शन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिसने भी वो डेरिवेशन पढ़ा हुआ है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का, तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर बताऊंगा। बाकी आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो के, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ चित्र बनाया हुआ, इसमें कुछ थ्योरी है। तो जो थ्योरी है वो एग्जैक्ट सेम ही रहती है, कुछ अलग नहीं होता है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा में अलग से ऐड हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि कोई भी चालक है, उसका अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल a है, और इस चालक के सिरों पर जब हम बैटरी लगाते हैं तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं बीडी वेग से गति करने लगते हैं, और ये क्या है? अनुगमन वेग होता है बीडी, ठीक है, इससे गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही लिखेंगे कि चालक माना किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल से मतलब है कि किसी भी क्षेत्रफल का कोई भाग काट कर 3D से देखना, अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब है, तो यहाँ पर जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन बीडी वेग से गति करने लगते हैं, बीडी वेग से गति करने लगते हैं। यदि अब बीडी वेग से गति करने लगते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ी जाएगी तो यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बैटरी जोड़ दी जाती है और इलेक्ट्रॉन बीडी वेग से गति करने लगते हैं यदि चालक में प्रवाहित धारा आई हो तो अनुगमन वेग व धारा में संबंध। अब अनुगमन वेग तो धारा में संबंध, क्योंकि यहाँ पर हम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, अनुगमन तो धारा में संबंध का, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध होता है I बराबर NEA/VD। BD क्या है? आपका अनुगमन वेग है, और A जो है इसका अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल होता है चालक का। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बाकी I तो धारा है। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 बना लेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई, और धारा प्रवाह के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चालक के प्रति एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के प्रति एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, चालक की लंबाई L है, चालक है इसकी जो लंबाई है वो L है, और इसके सिरों पर विभवांतर V विस्थापित हो जाता है जब बैटरी जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर चालक का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा V/L। अब क्या है कि यहाँ पर चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की प्रति एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, कुछ बल प्रति एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल हो जाएगा F/QE। और यहाँ पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है Q जो हो जाएगा वो E के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हमारा जो होता है Q बराबर Ne होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी यहाँ पर एक लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर n का मान 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे F/E। अब क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें मालूम है B/L, तो यहाँ पर रखेंगे, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा F/E और यहाँ पर B/L हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और प्रति एक इलेक्ट्रॉन पर बल लग गया। अब इलेक्ट्रॉन पर बल लगा, यदि हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल के कारण त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो आरोपित बल के कारण इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबर होता है F/m, और F का मान EV/L, ये मान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे EV/ml हो जाएगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसके आगे थोड़ा सा जगह रह नहीं गई है, आप नोट कीजिए, फिर बताता हूँ क्या करना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर त्वरण हमें ज्ञात हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जब चालक में बैटरी जोड़ी गई थी तो इलेक्ट्रॉन जो है BD वेग से गति करने लगे। अब क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर टकराने की वजह से कुछ समय लगता है, जिसे हम बोलते हैं विश्रांति काल। ये परिभाषा पढ़ाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन पर टकराने में लगा समय विश्रांति काल होता है। तो यहाँ पर जो है विश्रांति काल लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन विश्रांति काल टाउ में, ठीक है, विश्रांति काल को टाउ से लिखते हैं। तो टाउ में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होती है
तो यहाँ पर धारा प्रवाह के कारण वैद्युत क्षेत्र की अगर दिशा इधर की ओर है, मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं हमेशा। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है पूछ लिया भी जाए कि इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग, अब इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा a टाउ, क्योंकि यहाँ पर त्वरण a लग रहा होगा और विश्रांति काल a टाउ लग रहा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेग a टाउ हो जाएगा विश्रांति काल के संबंध में। अब क्या है कि ये a टाउ भी हम इसका भी डेरिवेशन पढ़ते हैं विश्रांति काल और टाउ में संबंध के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किसी क्षण क्या है अनुपस्थित हो जाए, अगर देखूँ यदि किसी क्षण यानी किसी समय कह सकते हो, किसी क्षण विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाए या हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग, अब इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा u, क्योंकि यहाँ पर अनुपस्थित हो गया तो इलेक्ट्रॉन का वेग u हो जाएगा। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग a टाउ के बराबर होगा। अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे गुजर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रति एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे कि प्रति एक इलेक्ट्रॉन का, आगे लिखेंगे प्रति एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा। अगर बात करूं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये वेग हो जाएगा u1 प्लस विश्रांति काल के संबंध में a टाउ 1 हो जाएगा। ये पहला वेग हो गया इलेक्ट्रॉन का। दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 प्लस a और विश्रांति काल के संबंध में a टाउ 2, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा u3 प्लस a टाउ 3। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं n इलेक्ट्रॉनों के लिए तो ये हो जाएगा un प्लस a टाउ n। तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की हमने बात कर दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने n इलेक्ट्रॉन मान लिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमें अनुगमन वेग लिखना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर अनुगमन वेग क्या होगा, तो लिखेंगे कि अनुगमन वेग के लिए, तो यहाँ पर अनुगमन वेग हो जाएगा BD बराबर क्या करेंगे, इनका हम औसत निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की बातें हो रही इसीलिए। तो क्या करेंगे, इन सब राशियों को जोड़ेंगे और फिर उसकी राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1 और प्लस में u2 प्लस a टाउ 2 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस u3 प्लस a टाउ 3 और इसी प्रकार प्लस में डॉट 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 प्लस n इलेक्ट्रॉनों के लिए u टाउ n अपॉन क्या करेंगे, हम n से भाग कर देंगे, यानी राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या हमें करना पड़ेगा अनुगमन वेग निकालने के लिए। अनुगमन औसत निकालेंगे तब, ठीक है, तब क्या करेंगे इस तरह से। अब क्या है, कुछ एक संबंध होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ संबंध क्या होता है। हमारा संबंध होता है u1 प्लस का u2 प्लस का u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन n बराबर होता है 0 के। और एक और संबंध होता है जो कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा। अगला होता है संबंध टाउ 1 प्लस का टाउ 2 प्लस का टाउ 3 प्लस का टाउ n तक के, यहाँ पर ले जाएंगे n, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ n और अपॉन में n बराबर कैपिटल टाउ के।
तो ये टॉ के बराबर होता है। ये दो संबंध यहाँ पर यूज आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पर ये संबंध यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये हमें कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर है u1 यानी u1 ए टाउ 1, u2 ए टाउ 2, u3 ए टाउ 2, ऐसे ही n तक देखते हैं। तो यहाँ पर दो पद हैं। अब दो पद हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, और n से भाग हो रहा है तो हम क्या करेंगे n से ये प्रत्येक पद में n से भाग कर दें तो यहाँ पर हमें प्रत्येक पद में निकल आएगा मान। तो ये कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे का मैं बताता हूँ, ये नोट कीजिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रत्येक पद में u1 प्लस ए टाउ 1 इसको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, BD निकालना है बराबर u1 प्लस ये वाला पद, अगले के लिए u2 प्लस ये वाला पद u3 प्लस का डॉट un ये वाला n, ठीक है, अपॉन इस n से भाग कर देंगे पहले पद में, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया। अब क्या है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दो, ठीक है, ये वाला प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ए टाउ वाला है भाग पद, तो यहाँ पर ए टाउ 1 प्लस का ए टाउ 2 प्लस का ए टाउ 3 डॉट यहाँ पर ए टाउ n हो जाएगा, और अपॉन में इस n से भाग कर देंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा। ये मैथमेटिकल के टर्म है, ठीक है, मैथमेटिक्स के टर्म होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट un अपॉन n का मान बराबर 0। तो यहाँ पर इतने की जगह पर रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा BD बराबर 0, ये वाला प्लस। अब क्या करना है, a जो है सभी पद में क्या है, कॉमन है, तो समान है, तो यहाँ पर हम करेंगे कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका टाउ 1 प्लस का टाउ 2 प्लस का टाउ 3 डॉट टाउ n अपॉन n हो जाएगा। अब क्या करना है, ये मान जो है वो कैपिटल टाउ के बराबर है, तो यहाँ पर कैपिटल टाउ रखेंगे, तो ये हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा a इंटू टाउ। तो ये हो जाएगा अनुगमन वेग और विश्रांति काल में संबंध। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर BD का मान मालूम है, ये यहाँ पर, तो ये मान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 का मान रखेंगे जाके, तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा NEA, और BD का मान मालूम है A टाउ, ठीक है। अब क्या है कि हमें A का मान मालूम है, A बराबर EB अपॉन ML, तो इसका मान भी यहाँ पर रखेंगे। अगर हम इसको मान लेंगे समीकरण 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, मान रखने के लिए मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये मान, यहाँ इसका मान समीकरण 1 का इसमें रखना है, तो I बराबर हो जाएगा NEA, और यहाँ पर हो जाएगा EB अपॉन ML इंटू टाउ। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर एक और संबंध होता है धारा ओम के नियम का, तो I बराबर होता है B बराबर होता है IR, B बराबर होता है IR। तो यहाँ पर धारा निकालनी, धारा हो जाएगा R हमें निकालना है, R बराबर B अपॉन I। तो यहाँ से ये संबंध होता है R बराबर B अपॉन I, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे भाई साहब, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें B जो है, ये R जो है ये B अपॉन I के है, और यहाँ पर I अपॉन V लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारा V है विभवांतर, ठीक है। तो इसको अगर नीचे भेज दें तो ये कंडीशन कुछ बन जाएगी, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा I अपॉन V, ये विभवांतर भेज देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा NEA और E इंटू टाउ अपॉन ML, ठीक है। अब क्या है, I अपॉन V है, और यहाँ पर B अपॉन I बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। अब इसको पलटना है, तो इसको पलटेंगे, ये हो जाएगा I अपॉन B, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर जो तराजू होता है ना,
तो तराजू में दोनों पलड़े क्या होते हैं, समान। अगर इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे ही क्या है कि ये बराबर में है, जैसे ही ये पलटा हमने तो ये भी बराबर वाला पद क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा ml ऊपर हो जाएगा और ne, और यहाँ पर e क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ne ml अपॉन ne स्क्वायर a इंटू टाउ। ठीक है, अब क्या है, आई अपॉन बी है, ये आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। तो यहाँ से ये संबंध कंप्लीट होता है। तो यहाँ से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।